वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए किरण पब्लिकेशन द्वारा वॉल्यूम 3 के माध्यम से 20 सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले गए। उसी प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस सेट 7 के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, 750 मीटर लंबी ट्रेन 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी लंबाई के 2 गुने प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय क्या होगा। यानी टाइम निकालना है। हमको पता है टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है, प्लेटफॉर्म को जब पार करना होगा तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी टोटल डिस्टेंस देखिएगा, सबसे पहले ट्रेन की लंबाई कितना है 750 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, ट्रेन की लंबाई का 2 गुना है। यानी 2 × 750, ये क्या आ गया प्लेटफॉर्म की लंबाई। यानी टोटल लंबाई आ गया, उसको क्या चीज से डिवाइड करना है, स्पीड से। स्पीड देखिए यहाँ पे डिस्टेंस क्या चीज में दिया गया, मीटर में। यहाँ स्पीड क्या दिया गया, किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 81 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 5/18 से। बस अब इसको सॉल्व कर देना है। देखिए 9 से काटिएगा, 9 दूना 18, 9 9 में 81, 9 मरते। यानी ये कितना आ जाएगा, देखिए 9 से आप इसको भी डायरेक्ट काट सकते हैं, 5 से ही हम काट देते हैं, 5 से इसको काटिएगा तो ये कितना मरते, 5 × 5 50 25 15 मरते। इधर 5 काटिएगा तो 15 मरते, 150। यानी ऊपर ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 150 प्लस 300 प्लस 300। ये 2 कहाँ है, डिवाइड में है तो सबसे ऊपर चला जाएगा 2, बटा में कितना आ जाएगा 9 9। यानी ऊपर कितना आ जाएगा, देखिए 450, 450 मल्टीप्लाई 2/9, 9 से मल्टीप्लाई की जाए, 9 × 5 = 45, 5 मरते। यानी 50, यानी 5 दूना 10। यानी स्पीड कितना हो जाएगा, टाइम कितना लगेगा, 100 सेकेंड। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 3। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए लिख रहा है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 767 रुपये है। एक दुकानदार 20% की छूट देता है और फिर भी वह 30% का लाभ अर्जित करता है। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लाभ हम किस पे प्राप्त करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे प्राप्त करते हैं। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस सीपी है, ठीक है। उसको हमको क्या होता है, 30% का प्रॉफिट होता है। यानी सीपी पे हमको कितना का प्रॉफिट होता है, 130/100। सीपी का 130/100 निकाल सकते हैं, क्योंकि 30% का प्रॉफिट। यह प्रॉफिट कब होता है, जब अंकित मूल्य पे हमने क्या किया, 20% का छूट दे दिया। यानी अंकित मूल्य कितना है 767, इस पे 20% का छूट देने का मतलब 80% में बेच रहे हैं। यानी डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। यानी सीपी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 767 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 31। क्लियर है। जब 31 से काटिएगा तो ये कितना मरते कट जाएगा, 13×5 = 65, यानी 5 और 9, यानी 59 मरते कट जाएगा। 59 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 × 8 = 72, 2 8×5 = 40, 9 × 8 = 72, 2 हासिल 4, 8 × 72 के 2 हासिल 7, 8×5 = 40 और 7 कितना हो जाएगा 47, यानी 472। यानी सीपी कॉस्ट प्राइस हमको कितना आ गया 472। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 4। क्लियर है। नेक्स्ट लिख रहा है, निम्नांकित को सरल कीजिए। यानी इसको सिंप्लीफाई करना है। बोर्ड मास हमको क्या सिखाता है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना। बोर्ड मास हमको क्या सिखाता है, सबसे पहले ब्रैकेट का, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट में भाग डिवाइड बाई 88, 88 को इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1 मरते 88 कट जाएगा, एक 8 आएगा, एक और 8 उतारने के लिए जीरो लगाएंगे, फिर एक मरते, यानी 101 मरते कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये। 101 को अब हमको क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है तो 5 से काटिएगा तो ये कितना मरते, 5 दूना 10, यानी 5 दूना 10, 20 × 5 = 100, यानी 20 × 5 = 100 हो गया। यानी 20 पूर्णांक
1/5 बचेगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन 2। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है पी का लक्ष्य 500 में से कुल 360 अंक प्राप्त करना है। पी को 500 में से कितना? 360 अंक प्राप्त करना था। वह अपने लक्ष्य से 5% कम प्राप्त करता है, तो ज्ञात कीजिए उसे कितने अंक मिले। वह अपने लक्ष्य से 5% कम अंक प्राप्त करता है। एक व्यक्ति क्या करता है? 500 में से 360 अंक लाता है। अगर हम परसेंटेज वैल्यू निकालें, 500 का 360% निकालेंगे तो ये भी निकल जाएगा आसानी से। यहाँ कितना हो जाएगा? देखिए क्या कर रहा है, पी जो है 500 में से 360 अंक उसको प्राप्त करना है। उसने सोचा एग्जाम में कि 500 में से हम 360 अंक लेके आ जाएंगे, यानी 360 लेके आ जाएगा। यानी कितना लेके आ जाएगा? कितना परसेंटेज निकाल लेंगे? यानी 500 में से 360 अंक लाता, ये कैंसिल, 5 से काटे, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, यानी 72% उसको एग्जाम में अंक लाने का सोचा था। लेकिन वह अपने लक्ष्य से 5% कम अंक प्राप्त करता है। यानी उसने सोचा क्या था कि 72% अंक हम प्राप्त कर लेंगे, लेकिन उसने प्राप्त कितना किया? 72 से 5% कम। यानी उसने प्राप्त किया कितना? 5 5 10 यानी 7, यानी 67% उसने अंक प्राप्त किया। यानी अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है? प्राप्त करता है तो ज्ञात कीजिए उसने कितने अंक प्राप्त किए। यानी टोटल 500 का एग्जाम था, ठीक है। उसने क्या किया? 67% अंक प्राप्त किया। 500 का 67% निकाल दीजिए। ये कितना हो जाए? डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 7 × 5 = 35 की 5 हासिल 3, 6 × 5 = 30, 3 33, यानी 335 अंक उसने प्राप्त किया। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन 4। नेक्स्ट, दीपक ने शरद को 40% के लाभ पर एक बाइक बेची। शरद ने अपने बाइक को शिवाजी को 30% के हानि पे बेच दी। यदि दीपक ने इस बाइक को 8,000 रुपये में भुगतान किया तो शिवाजी के लिए बाइक का क्रय मूल्य कितना है? दीपक क्या करता है? एक बाइक खरीदता है, कितना में? 8,000 में खरीदता है, ठीक है। पहले दीपक की बाइक खरीदा था, कितना में? 8,000 में। उसने क्या किया कि उसको 40% प्रॉफिट पे एक बाइक को बेच दिया। अगर आपको पता होना चाहिए 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, देखिए हमने जानते हैं 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 20 × 25 = 1/5। इसका यह कितना गुना है? तो 2 गुना है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/5। आगे कितना दिया गया? 30%। 30% का भी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ये कितना हो जाएगा? 3/10। कितना होगा? 3/10। क्लियर? अब देखिए क्या कर रहा है, दीपक ने शरद को 40% लाभ पे बेच दिया। यानी 5 का सामान 2 के प्रॉफिट पे बेच रहा है। यानी कितना पे बेच रहा है? 7/5 पे बेच रहा है। यह किसका प्राइस हो जाएगा? शरद की। शरद ने अपने बाइक को शिवाजी को 30% हानि पे बेच दिया। शरद कितना में खरीदा है? ये शरद का प्राइस है। इसका क्या कर रहा है? 30% हानि पे, यानी 10 में से 3 गया, यानी 7/10 में बेच दिया। यह किसको बेच दिया है? शिवाजी को। क्या कर रहा है? शिवाजी के लिए बाइक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बस इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर देना है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटिएगा तो ये कट जाएगा, कितना मरते? 5 एकम 5, 5 3 8, यानी 6 × 5 = 30, यानी 160 मरते। 160 को हमको क्या करना है? 7 × 7 = 49, 49 से मल्टीप्लाई 160 मल्टीप्लाई 49, 49 से मल्टीप्लाई 9 9 × 54, यानी 54, यानी यूनिट डिजिट 4 आएगा। जीरो के बाद एक ही यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, यानी ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन 1। यानी 16 को 49 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7,840 आ जाएगा। 160 को 49 से मल्टीप्लाई करने पे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन 1। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए लिख रहा है एक आदमी 2,196 रुपये उधार लेता है और पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में वह 25% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 3 समान वार्षिक किस्त में इसे वापस करने के लिए सहमति होता है। किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। यानी देखिए कैसे बनाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या? इंस्टॉलमेंट वाले प्रश्न है। क्या? इंस्टॉलमेंट। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 25 × 100 = 1/4, ठीक है। देखिए
उसने क्या किया, पहला पहला साल क्या करता है, 4 रुपया लेता है तो उसको चुकाना कितना पड़ेगा, 5 रुपया। दूसरा साल क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर में, ये 4 का स्क्वायर 16, इधर करेंगे 5 का स्क्वायर 25। ठीक। थर्ड पोजीशन पे जाएंगे, तीसरे वर्ष में क्या होगा, 4 का क्यूब हो जाएगा 64 यानी 64, और ये हो जाएगा 5 का क्यूब 125। ठीक। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या कर रहा है कि इंस्टॉलमेंट समान होना चाहिए, 3 समान वार्षिक किस्त। ये वाला क्या होता है, इंस्टॉलमेंट होता है, और इधर वाला क्या होता है, जो उसने पैसा लिया था। ठीक है। यहाँ इंस्टॉलमेंट कितना आ रहा है, 125। इसको भी तो 125 करना होगा, तो 125 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 80। ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 125। ठीक है। ये देखिए 25 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 125 आ जाएगा, 25 से कितना से 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, 125। ठीक है। अब देखिए 25 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 25 को, तो ये कितना हो जाएगा, 100 रुपया। यानी उसने टोटल कितना पैसा लिया था, 180 और 64, 180 और 64 कितना हो जाएगा, 244। उसने टोटल 244 रुपया लिया। ठीक है। अब प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना, 125 रुपया का इंस्टॉलमेंट है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने 244 नहीं, 2196 रुपया लिया। यानी 244 का वैल्यू कितना दिया है, 2196। 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आ जाएगा कितना, 4 से नहीं होगा, 4 चौको 16, 4 दूना 8 आ रहा है। यानी 9 मरते लाएंगे, 9 चौक 36, यानी 9 से लगेंगे, 9 दूना 18, 9 मरते, ये कितना इसका 9 गुना है। 125 इंस्टॉलमेंट माने थे, तो वह इंस्टॉलमेंट कितना, 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इंस्टॉलमेंट कितना आ जाएगा, 9 पचे 45, 5 हासिल 4, 9 दूना 18, 18 4 22, 2, 9 2 11, यानी 1125 रुपया उसको क्या चुकाना होगा, इंस्टॉलमेंट। यानी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना होगा, 1125 रुपया। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है यदि A/B/C 2/3/5 है तो A/B/C/A के बराबर होगा। बस ये रेशियो जब भी इस तरह का दिया हो तो समझिए कि वह वैल्यू पुटअप कर सकते हैं आप। क्या कीजिए, ए की जगह पे दो, ऐसे तो लोग के मान के सॉल्व करते हैं, लेकिन हमको के नहीं, एग्जाम में सॉल्व करने के लिए ए की जगह पे 2 पुट करते हैं, 2। बी की जगह पे कितना है, बी की जगह पे 3, 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है। फिर बी की जगह पे 3 और सी की जगह पे 5, 3/5 लिख सकते हैं। उसके बाद सी की जगह पे 5 है और ए की जगह पे 2, 5/2 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई, नीचे वाले सब जो 3 5 और 2 है इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, 3 5 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके हमने क्या किया, यहाँ 30 से मल्टीप्लाई कर दिए। यानी सब में अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 से 30 यानी 10 मरते, 10 दूना 20 से 20 आ जाएगा रिजल्ट। 5 से काटिएगा तो 5 को 30, 6 मरते 6×3 = 18 यानी 18 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए 2 से कट जाएगा 30, 15 मरते 15 बचे कितना आता है, 75 यानी 75। यानी करेक्ट रेशियो कितना होगा, 20 18 75। यानी ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 2। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है 3.6, 0.54 और 1.08 का मौसा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसे प्रश्न है तो सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन देखने के साथ पता चलता है कि सबका वैल्यू कितना है, 18 है, 18 18 18 18। यानी इसके बाद ये तो बात फाइनल हो गया कि इसका एचसीएफ 18 आएगा। अब क्या करना है, पॉइंट चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, पॉइंट। इसके बाद कितना पॉइंट है, एक, इसके बाद एक, इसके बाद दो, इसके बाद दो। यानी एचसीएफ वह होता है जो सबसे बड़ा हो। यानी इसके पास 1 पॉइंट है, इसके पास 2 पॉइंट है, इसके पास 2 पॉइंट है, तो सबसे बड़ा पॉइंट किसके पास होगा, दो। दो वाला सबसे बड़ा पॉइंट है। यानी हमको 2 अंक के बाद क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 4। इसको अगर सॉल्व भी कर सकते हैं, आप सॉल्व करना चाहते हैं तो 36 को कितना लिख सकते हैं, 3.6 को 36/10 लिख सकते हैं। ठीक है। 54 बाई कितना लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। उसके बाद कितना है, 108/100 लिख सकते हैं। हमको पता है कोई भी संख्या पी बाई क्यू के रूप में हो, अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, और नीचे वाले का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है।
यानी 36, 54 और 108 का एचसीएफ निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा 18। ठीक है, 10, 100 और 100 का एलसीएम निकालिएगा तो ये कितना एलसीएम आ जाएगा आपको, एलसीएम आ जाएगा 100। ठीक है, यानी ऊपर एचसीएफ 18/100 जब सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 0.18, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको समझना पड़ेगा। लिख रहा है 3 प्रकार की मदिरा ए, बी और सी की सांद्रता 15%, 30% और 45% दी गई है। इन्हें P5 और 3 के अनुपात में मिलाया जाता है, जिसके परिणामतः 30% सांद्रता वाला घोल बनता है। देखिए सांद्रता जो दिया गया 15% है, 30% है, 45% है। ए में 15% है, बी में 30% है और सी में 45%। और जब इसको मिलाने के बाद सांद्रता कितना बचता है 30%। यानी ऐसे प्रश्न में जब भी परसेंटेज यहाँ भी दिया हो यहाँ भी दिया, आप परसेंटेज हटा सकते हैं, यानी बिना परसेंटेज का भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम लिख के ही बता देते हैं पहले। देखिए क्या करा है, पी का ए में क्या करा है 15% है, यानी पी का कितना परसेंट सांद्रता होगा, पी में जितना लिक्विड होगा उसका 15% सांद्रता होगा। ठीक है, उसके बाद बी में अगर 5 लीटर है तो 5 का 30% सांद्रता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर 3 लीटर है तो 3 का कितना 45% सांद्रता होगा, सांद्रता होगा। टोटल अगर ऐड कीजिएगा तो 5 3 8, 8 + पी, 8 + पी, ये टोटल लिक्विड हो गया। ये टोटल अनुपात में मिला है, इसके परिणाम से 30%, ये टोटल लिक्विड का कितना परसेंट सांद्रता है 30%, यानी इसका 30% निकालिएगा। देखिए 30%, यहाँ भी परसेंटेज है यहाँ भी परसेंटेज, सब परसेंटेज अगर एक साथ हो तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी परसेंटेज 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 आप हटा सकते हैं, यानी ऐसे इक्वेशन में परसेंटेज का यूज नहीं भी कर सकते। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 15p सिंप्लीफाई, 15 या 45, नहीं 5 × 15 150, 45 दिया कितना हो जाएगा 5 × 15 के 5 हासिल, 1 4 12 1 13 135 प्लस। अब देखिए 8 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 3 24 240 बराबर कितना हो जाएगा 240, प्लस कितना हो जाएगा 30p, 30p। पी वाले को एक तरफ लेंगे, ये 15p है यहाँ 30p है, इधर आके कितना हो जाएगा 15p। ठीक है, यहाँ पे ऐड कीजिएगा तो 150 और 135 को ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 5 3 8, एक 285, 285 में से 240 को घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 5 और 4 यानी 45, 15 से काटिएगा 15 या 45 3 बटे, यानी पी का मान कितना आ गया 3 यूनिट, यानी पी का करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन 3, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा कौन सा ऑप्शन 3। क्लियर है, बस इसको आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कैलकुलेट करना था, ऐसे आंसर निकल जाता। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिख रहा है एक राशि 2 वर्ष के लिए वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है। ठीक है, यदि उसने वर्तमान दर से 3% अधिक दर पर निवेश किया जाता तो 2 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज 240 रुपया अधिक हो। देखिए 2 वर्ष के लिए निवेश कर रहा और 3% अधिक, यानी 3% एक्स्ट्रा के हिसाब से निवेश करता है तो 240 रुपया अधिक, यानी 3% की दर से 2 वर्ष का इंटरेस्ट कितना हो जाता है 6% इंटरेस्ट प्राप्त होता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यह 6% इंटरेस्ट जो है 240 रुपया के बराबर है, 240 रुपया के, यानी 6 से काटिएगा तो 6 4 के 24 यानी 40, यानी 1% का वैल्यू कितना हो गया 40। तो पूछ रहा है निवेश की गई राशि कितना, निवेश की गई राशि कितना होता है 100%, यानी 1% का वैल्यू 40 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 440 पे कितना 00, यानी 4000, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा कौन सा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखिए ये क्या है, ये सिंप्लीफिकेशन का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कौन सा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर है, अब देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी और नीचे में क्या दिया गया है ए माइनस बी। देखिए 4.7 को ए माने हैं और इसको मैंने क्या माना बी माना, यहाँ पे क्या होगा ए, यहाँ क्या है बी, यानी ऐसे इक्वेशन है बटा में क्या दिया गया ए माइनस बी, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा ए प्लस बी, यानी ऐसे इक्वेशन को
सॉल्व ना करके डायरेक्ट क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, जब ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 3 10, 1 4 1 5 1 6, यानी 6.0, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिख रहा है 4 घोड़े को 63 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक कोने पे चल रहे हैं, यानी वर्गाकार मैदान है, कैसा, एक रेक्टेंगुलर मैदान है। ठीक है, इसके बारे में क्या लिख रहा है, क्वेश्चन को 63 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के, यानी यह साइड कितना दिया गया, 63 मीटर। ठीक है, इस 4 घोड़ा है, क्या करा, 63 भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक कोने पे, यानी एक कोना यहाँ पे एक घोड़ा बंधा हुआ है, एक घोड़ा यहाँ बंधा हुआ है, एक घोड़ा यहाँ और एक घोड़ा यहाँ बंधा हुआ है। ठीक है, और इस तरह की रस्सी से बांधा गया है कि वे प्रत्येक भुजा के मध्य भाग को छू सके, यानी यह 63 है तो इसका मिड पॉइंट ये होगा, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये और इसका मिड पॉइंट ये। घोड़ा जो होगा, जो कैसे खेत चलेगा, यहाँ से लेके एक घोड़ा ऐसे खेत चलेगा, ये वाला घोड़ा होगा ये ऐसे चलेगा। ठीक है, ये वाला घोड़ा इस तरह से खेत को चढ़ लेगा और ये वाला घोड़ा इस तरह से खेत को चढ़ लेगा। ठीक है, तो बचा हुआ भाग कौन सा हो गया, आप देखिएगा तो ये वाला भाग बच गया। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में आगे क्या कर रहा है, इसको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिख रहा है, तो मैदान का शेष क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां वे नहीं चढ़ सके, यानी ये वाला भाग निकालना है। तो ये निकालने के लिए हमने क्या किया, ये वाला बड़ा वाला रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का क्षेत्रफल यानी वर्ग के क्षेत्रफल में से बड़ा वाला वर्ग के क्षेत्रफल। देखिए जब भी कोई सर्किल को, कोई रेक्टेंगल, कोई वर्ग के इस कोना को, इस कोना को, इस कोना को अगर 4 साइड अगर मिलता है तो ये क्या बन जाएगा, एक कोना ये और ये वाला एक कोना निकल के इस तरह से बनेगा, ये वाला निकलेगा तो ये और ये एक सर्किल बना देगा। यानी ये वाला 4 साइड है, ये क्या बना रहा है, सर्किल बना रहा है, सर्किल बना रहा है। ठीक है, एक सर्किल, यानी वर्ग में से क्या करना है, वृत्त के क्षेत्रफल को, वृत्त के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना दिया गया, 63, यानी 63 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर, और रेडियस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का भाग जो रेडियस होगा, ये क्या कर रहा है, यहाँ लिखा हुआ प्रत्येक भुजा के मध्य, यानी यहाँ से यहाँ तक का साइड कितना होगा, 63/2। ये वाला साइड लिख सकते हैं, आर की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 63/2 लिखेंगे, क्लियर है, यानी 63/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए, अब इसको बस सिंप्लीफाई सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 63 का स्क्वायर है, तो आप लिख सकते हैं 63 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 1 माइनस पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। ठीक है, मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ से 63 का स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बचा कितना, 1/4, 1/4। देखिए 7 × 28 28, जब एलसीएम लेंगे 28 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 22 घट जाएगा, यानी 63 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 28 में से 22 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6, यानी 6/28, 6/28 यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 6/28 आ जाएगा, 6×2 = 8, यानी 6/28 आ जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर देना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए 2 से काट देते हैं, 2 तिहाई 6, 3 मरते, ये कितना मरते कहेगा, 14 मरते, 14×2 = 28। ठीक है, अब देखिए 63 को, इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, 63 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 3/14 लिख सकते हैं। 7 से काटिएगा, 7×2 = 14, 7×9 = 63, 9 मरते, 9×3 = 27, 27, यानी 63 मल्टीप्लाई 27 डिवाइड बाई 2। बस इसको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देना है, ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपको रिजल्ट कितना दे देगा, 1701 दे देगा। 1701 को 63 को 27 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आपको आ जाएगा 1701, कितना, 1701 डिवाइड बाई कितना, 2। देखिए 2 को अगर हम 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 को लिख सकते हैं कितना, 5/2 लिख सकते हैं, 1/2 को 5/10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ 1/2 है तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1701 मल्टीप्लाई 5/10 लिख सकते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 0 7 5 35 3 5 3 8
यानी 8 8505 डिवाइड बाई 10, ये रिजल्ट कितना आ जाएगा 850.5। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन 1। केवल सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मैंने समझ लिया, जबकि आप इसको तुरंत सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है एक संख्या y में जब 25% की कमी की जाती है तो वह दूसरे संख्या z के 120% हो जाता है। y z का कितना परसेंट है? देखिए y में क्या करते हैं 25% का कमी, जब 25% का कमी करने का मतलब वह कितना 75% के बराबर है। ये बात तो क्लियर है। अब क्या कर रहा है z का 120% के बराबर हो जाता है, वह क्या आता है z के 120% के बराबर। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। अब देखिए y बटा जेड हम लोग निकाल सकते हैं, y बटा जेड। y कितना 120 बटा कितना लिख सकते हैं 75, 120 बटा 75। इसको क्या करते हैं 5 से काट देते हैं, 5 से कटेगा कितना 5 एकम 5, 5 छः सात 2 बचा 50 25, 5 से काटिएगा तब 5 दूना 10, 5 चौको 20 24, 3 से काटिएगा 3 5 15, 3 8 24। यानी y का वैल्यू 8 आ गया, y का वैल्यू कितना 8, और z का वैल्यू कितना आ गया, z का वैल्यू कितना आ गया 5। अब क्या कर रहा है वाई जेड का कितना परसेंट है, जिसके साथ का लगा हो उसको हमेशा क्या लिखते हैं नीचे लिखते हैं, ये बात तो पता होना चाहिए। यानी जेड को नीचे लिखेंगे, वाई कितना दिया गया 8 मल्टीप्लाई 100 पर सिंप्लीफाई सॉल्व कर दिया 5 दूना 10 8 दूना 16 160%। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिन में, यानी ए और बी एक साथ किसी काम को करता है तो वह कितना दिन में कर लेता है 15 दिन में। बी और सी उसी काम को अगर एक साथ मिलकर करता है तो वह 12 दिन में कर लेता है। सी और ए अगर एक साथ करता है तो वह काम को कितना दिन में कर लेगा 10 दिन में। यानी जब इन तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 60। कहने का मतलब ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा 15 चौका 60 4, बी और सी 12 पच्चीस 60, 10 चौक 60। यानी सी और ए एक दिन में 6 काम करेगा। अगर इन सभी को ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एक दिन में कितना काम करेगा 6 4 10 5 15। जबकि ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी अगर निकाले एक दिन में कितना काम करेगा 2 से डिवाइड कीजिएगा 7.5। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या कर रहा है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है बी अकेला उस काम को कितना दिन में कर सकता है। देखिए बी का अकेला चाहिए तो ए और सी इसमें से घटा लेंगे। ए और सी मिलके अकेला एक दिन में कितना काम करता है 6 काम करता है, तीनों मिलके 7.5 करता है, तब बी अकेला कितना करेगा 7.5 माइनस 6, यानी रिजल्ट कितना आ जाएगा 1.5। अब क्या कर रहा है तो बी अकेला, तो बी एक दिन में वन डे वर्क है, बी का वन डे एक दिन का काम, वन डे वर्क एक दिन का काम। अब बी द्वारा लिया गया टोटल टाइम 60 काम है, एक दिन में 1.5 करता है तो 60 बाई फिर 1.5 पॉइंट हटेगा ऊपर 10 15 से काटिए 15 चौको 60, यानी 4 दही 40, यानी 40 दिन। यानी बी अकेला उस काम को कितना दिन में कर लेगा 40 दिन में। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन 2। नेक्स्ट, एक गोले का त्रिज्या 1.8 सेंटीमीटर है, इस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए गोला का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू। क्या होता है गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए 4/3 पाई की जगह पे हमको सब में रिजल्ट पाई है तो पाई को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, पाई को पाई रहने दीजिए। आर की जगह कितना जगह 1.8, तो 1.8 का क्यों निकालिएगा तो 1.8 मल्टीप्लाई 1.8 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1.8। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10, ये वाला पॉइंट हटेगा तो नीचे 10, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10, 3 से काटेगा 3 चौक 18 6 मरते 6 मरते। अब देखिए इसमें अगर देखिएगा तो 8। अब इसको सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं, यानी 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 18 बटा कितना आ जाएगा 1 पे 1 2 3 जीरो और इतना पाई। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व या तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, या देखिए इस 18 में क्या छुपा हुआ है 9 गुने 18, यानी 18 में 9 छुपा हुआ है। अगर 9 का मल्टीपल केवल अगर एक आंसर होगा तो वह इसका आंसर हो जाएगा। 9 का मल्टीपल चेक करते तो 7 का 7 7 14 7 21, 21 है 6 कितना होता है 27 27, यानी ये 9 का मल्टीपल है।
ये हो सकता है, यानी इसको एच लिखते हैं, एच फॉर होल्ड, इस यह आंसर हो सकता है। ठीक है, देखिए 7 दूना 14, 14 छो 20, 20 छो 26, 26 तो नहीं होगा, यानी ये आंसर तो नहीं होगा, ये बात तो फाइनल हो गया। अब देखिए 7 दूना 14, 14 छो 20, 20 8 28, ये भी आंसर नहीं होगा, यानी 3 भी कट गया। देखिए 7 दूना 14, 14 छो 20, 20 छो 26, 26 भी नहीं होगा, यानी ये भी कट गया। यानी केवल एक मल्टीप्लीकेशन दे रहा है, यानी ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। जब इसको मल्टीप्लाई भी कीजिएगा तो ये कितना देगा रिजल्ट, 7.7765। क्लियर है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए लिख रहा है तुषार, मेघा, मेघा पूनम, मेघा पूनम और ऋचा एक काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उनमें से हर एक बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करे और मेघा पहले दिन काम शुरू करती है और उसके बाद पूनम दूसरे दिन, फिर ऋचा तीसरे दिन और तुषार चौथे दिन और फिर मेघा पांचवें दिन, इसी प्रकार आगे काम करते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। एक प्रोसेस दिया हुआ है, बस इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर देना है। देखिए एक है तुषार है, दूसरा कौन है, मेघा है, ठीक है, उसके बाद पूनम है और ऋचा है। ठीक है, इसकी काम करने का कह रहा है कि ये अगर तुषार करेगा तो 10 दिन में कंप्लीट, और मेघा का बारे में 12 दिन में, पूनम के बारे में 15 दिन में और ऋचा 18 दिन में। ये तो काम कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन इसका जब एलसीएम लेंगे तो वही तो टोटल वर्क प्राप्त होगा। 10, 12, 15 और 18 का एलसीएम लीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 180। कहने का मतलब यह टोटल वर्क है। तो तुषार एक दिन में 10 काम करते हैं तो 180 काम, तुषार 10 दिन में 180 काम को कंप्लीट करता है, तो एक काम को तुषार की करने में कितना समय लगेगा, 18, यानी तुषार का एफिशिएंसी 18 आ गया। उसके बाद मेघा का एफिशिएंसी 12 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 15, यानी मेघा का एफिशिएंसी 15। उसके बाद पूनम का एफिशिएंसी 15 से डिवाइड कीजिएगा 180 तो 12, और ऋचा का बात कीजिएगा तो 10। ये आ गया एफिशिएंसी, यानी 1 2 3 4, यानी 4 डे, यानी 4 दिन, 4 दिन में किया गया काम। सबसे पहले काम कौन करेगी, सबसे पहले यदि इस काम को बारी बारी से, और मेघा पहले करती है तो सबसे पहले कौन काम करेगा, मेघा, यानी पहले 15 आएगा, फिर प्लस में क्या आएगा, 18 आ सकता है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद पूनम कर रहा है यानी 12, उसके बाद फिर ऋचा के बारे में कर रहा है यानी 10, उसके बाद तुषार के बारे में कर रहा है यानी 18, यानी 4 दिन में टोटल इतना काम होगा। जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 55, 55, यानी 4 दिन का किया गया काम कितना हो गया, 55। जबकि हमसे टोटल कितना काम करवाना है, क्वेश्चन के हिसाब से हमसे टोटल काम करवाना है 180, यानी 55 को 180 पहुंचने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करें कि उसके आसपास आ जाए। 5 15 3 मरते आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 मरते मल्टीप्लाई कीजिए, 5 15, 5 15 116, यानी 100%। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 12, यानी 12 दिन तक 165 काम कंप्लीट हो गया। टोटल काम 180 था, जिसमें से 165 कंप्लीट हो गया, तो बचा हुआ काम कितना है, तो बचा हुआ काम आप देख सकते हैं 10 में से 5 यानी 15 काम। ये 15 काम कौन करेगा, तो सबसे पहले मेघा काम स्टार्ट करते थे, तो 15 काम को करने में मेघा, मेघा एक दिन में 15 काम कंप्लीट कर लेते हैं, तो 15 काम को करने में मेघा को कितना लगेगा, 1 डे, एक दिन लगेगा। यानी टोटल दिन का समय पूछ रहा है, टोटल डे, टोटल डे कितना हो जाएगा, 13 दिन पहले लग रहा था, अब प्लस एक दिन, यानी टोटल पहले 12 दिन लग रहा था प्लस एक दिन, यानी टोटल कितना दिन लग रहा है, 13 डे। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 2। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है 3 सदस्य के परिवार की औसत आयु 44 वर्ष है। पुत्र की शादी के बाद परिवार का औसत आयु 39 वर्ष हो जाता है, तो बहू की आयु क्या कीजिए। या तो आप बेसिक तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं, या एक्सपेंसिव, यानी इस तरह भी आप लोग सोच सकते हैं। बेसिक तरीका क्या करता है, देखिए अब पुत्र की शादी के बाद पहले परिवार में 3 सदस्य थे, पुत्र की शादी हुआ तो अब परिवार में कितना सदस्य हो गया, 4 सदस्य, यानी एवरेज 39 मल्टीप्लाई 4, ये आ गया टोटल सदस्य के। पहले कितना था, एवरेज 44 था, एवरेज 44 था, ये कितना सदस्य का था, 3 सदस्य का।
अब इसको मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 14 39 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 156, माइनस कितना हो जाएगा 44 को 3 से मल्टीप्लाई 4 से 12, 4 से 12 13 132, इसको घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 24। यानी एक तरीका ये है कि उसका एज ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक तरीका है थिंकिंग प्रोसेस। थिंकिंग प्रोसेस हमको क्या सिखाता है समझिए। परिवार में 3 सदस्य था, पहला सदस्य, दूसरा सदस्य, तीसरा सदस्य, और बाद में शादी के बाद एक सदस्य और आ गया। ठीक है, ये बात का बात। पहले एवरेज कितना था 44, यानी सबके पास कितना कितना था 44 44। ठीक है, लेकिन अब परिवार में एक सदस्य आया, वह क्या किया कि एवरेज चेंज कर दिया। एक सदस्य के आने से एवरेज कितना हो गया 39 हो गया, 39, जबकि होना कितना चाहिए था 44 होना चाहिए था। तो इसने क्या किया 44 नहीं होके 39 होने का कारण क्या था, इसका होने का क्या कारण था कि इसको लाना कितना था 44 लाना था, जबकि लाया कितना 39, यानी कितना कम लाया, जितना कम लाया वह इससे ले लिया, यानी 44 से यह 5 कम लाया, फिर इसमें से भी 5 ले लिया, इसमें से भी 5 ले लिया, और ये कितना अपना तो खुद का 5 तो ले कम लाया हुआ है, यानी टोटल कितना कम लाया 5 5 10 5 15 5 को 20, यानी 20 कम लाया। जब 20 किससे कम लाया था, एवरेज से 20 कम लाया, यानी पहले एवरेज कितना था 44 था, अब यह कितना कम लाया 20 कम लाया। यह वह अपनी वह जो बहू थी, वह बहू की आयु कितना था यानी 24, यानी 24 एज की वह बहू थी, जिस कारण से उसके एवरेज में इतना का कमी आ गया। लेकिन इस तरह से हमको एग्जाम में नहीं बनाना है, तो एग्जाम में कैसे बनाएंगे, तो देखिए एवरेज पहले कितना था 44, अब एवरेज कितना हो गया 39। तो बहू की आयु यानी वह जो लास्ट में जो एक व्यक्ति ऐड हुआ उसकी एज निकालने के लिए देखिए एवरेज पहले कितना था 44, माइनस अब देखिए होना कितना चाहिए 44, लेकिन आया कितना 39, यानी कितना कम लाया, तो आप देखिए तो 5 कम लाया था। 5 पहले संख्या कितना था 3, अब एक व्यक्ति बढ़ गया तो संख्या कितना हो गया 4, यानी 5 मल्टीप्लाई 4 कर दिया, 5 को 20, यानी 44 माइनस 20 कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 24, यानी उस चौथे व्यक्ति यानी बहू की आयु कितना था 24 ईयर, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, देखिए लिख रहा है 36 वर्ग इकाई के क्षेत्रफल वाले एक वर्ग की भुजा के मध्य बिंदु का प्रयोग करते हुए एक अन्य वर्ग बनाया जाता है। तो नए वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या होगा, नया वर्ग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। जब तक आप फिगर से नहीं समझिएगा इस क्वेश्चन को आप लोग नहीं बना सकते, बनाने का तो आप एक लाइन में बना लीजिएगा, लेकिन फिगर जानना जरूरी है। ये क्या है, मान लीजिए ये वर्ग है, ठीक है, ऑल साइड इक्वल। अब क्या करा है 36 वर्ग इकाई का क्षेत्रफल, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है साइड स्क्वायर, यानी साइड स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल साइड स्क्वायर होता है। साइड यानी भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर आपको कितना दिया गया 36, यहाँ से आप भुजा आप लोग निकाल सकते हैं, ये कितना आ जाएगा रूट हटेगा तो 6, यानी भुजा बराबर 6, यानी एक साइड कितना है 6 सेंटीमीटर, ये साइड कितना है 6 सेंटीमीटर, ये वाला कितना है 6 सेंटीमीटर, और ये कितना है 6 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखिए, तो वर्ग की भुजा के मध्य बिंदु यानी इस 6 का मध्य बिंदु कितना होगा, ये 3 हो जाएगा और ये भी 3, यानी सबका 3 3 आ गया, भुजा का मध्य बिंदु निकाल देते हैं। ठीक है, ये 3 ये 3, ठीक, यहाँ से मध्य बिंदु 3 3, मध्य बिंदु का प्रयोग करते हुए एक अन्य वर्ग बनाया गया, यानी इसको इसको ऐड किया, ठीक है, मिला दिए, फिर इसको इससे मिलाए, ठीक है, फिर इसको इससे मिलाए और इसको इससे मिलाए, तो ये क्या बन गया एक वर्ग बन गया, क्या वर्ग। अब क्या कर रहा है, यह जो नए वर्ग बना है, नए वर्ग बने हैं, इसका क्षेत्रफल क्या, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर ये तो हमको पता है। तो साइड इस वर्ग का साइड क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इस वर्ग का साइड ये वाला है, ये साइड है इसका। ये कैसे निकलेगा देखिए, एक रेक्टेंगल का, ये रेक्टेंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 3 है ये 3 है, ये क्या होता है लंब, ये कर्ण, लंब आधार, ये क्या होता है कर्ण। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, यानी √19, यानी ये कितना हो जाएगा √19, यानी इस वर्ग का एक साइड कितना आ गया √18, √18, यानी एक साइड आ गया तो ये वाला साइड भी सेम होगा √18,
यानी वर्ग का ऑल साइड इक्वल होता है। अब क्या पूछ रहा है, नए वर्ग का क्षेत्रफल, यानी वर्ग का क्षेत्रफल आपको क्या पता होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल हमको पता है क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना दिया गया, √18। √18 का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट से पावर हेड कैंसिल हो जाएगा, यानी रिजल्ट कितना आ जाएगा, 18। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 3। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 75,000 रुपये की धनराशि 16% वार्षिक दर से एक वर्ष में कितना हो जाएगा। देखिए त्रैमासिक, ये इंपॉर्टेंट है। त्रैमासिक कहने का मतलब टाइम कितना हो जाएगा, 4 वर्ष। त्रैमासिक कहने का मतलब टाइम 4 वर्ष। और रेट को क्या कीजिएगा, 4 से डिवाइड करना, यानी 16 डिवाइड बाई 4, यानी 1 साल का दर से 1 वर्ष का पूछ रहा है, यानी 16 यानी 4%। 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 पॉइंट का 4 त्रैमासिक का, 4 ईयर नहीं होता, 4 त्रैमासिक कहलाता है। 4 त्रैमासिक लिख सकते हैं, ठीक है। इसका हमको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अमाउंट बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, P × 1 + R/100 की पावर टी। बस अमाउंट प्रिंसिपल कितना दिया गया, 75,000, ठीक है, ×1 + आर रेट कितना दिया गया, 4/100 की पावर टाइम कितना दिया गया है, त्रैमासिक से 4 मासिक हो जाएगा। 4 से काटिएगा तो 25 × 100, 25 × 1 = 26, यानी 75,000 मल्टीप्लाई कितना, 26/25, मल्टीप्लाई 26/25, मल्टीप्लाई 26/25, मल्टीप्लाई कितना होगा, 26/25। ये क्वेश्चन अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा इसको सॉल्व करने में बहुत समय लगेगा। देखिए 25 × 75, 3 बार से काट सकते हैं। 25 से काटिएगा तो 25 × 100, 100 यानी 3 × 25 × 100 40। अब देखिए 4 से 12, ऊपर कितना आ जाएगा, 120, मल्टीप्लाई देखिए 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676। 26 का स्क्वायर कितना, 676, मल्टीप्लाई 26 का स्क्वायर 2 को 676, ठीक है, डिवाइड बाय कितना आ गया, 25, मल्टीप्लाई 25। अब इसको और सिंप्लीफाई सॉल्व कीजिएगा तो आपको रिजल्टेड वैल्यू आ जाएगा। ये लमसम में कितना देता है, 87,739.40। अब देखिए अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप इसका रिजल्टेड वैल्यू आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसलिए हमने छोड़ दिया, जबकि यह आसान सा प्रश्न है। एग्जाम में जब भी ऐसे प्रश्न है तो इसको स्किप करके एक अगले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसको बाद में यह कैलकुलेशन कीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है 12% वार्षिक दर से 15 माह में 6,000 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए हमको क्या करा है, 15 माह, यह इंटरेस्ट कितना दिया गया, 12 वर्ष, यानी 12% वार्षिक, यानी 1 साल का, 1 ईयर का इंटरेस्ट दिया गया 12%। 1 ईयर यानी 12 माह, 12 माह, यानी अगर 1 माह बराबर, 1 माह बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माह बराबर कितना लिख सकते हैं, 1/12 ईयर, 1/12 ईयर। जबकि हमको कितना चाहिए, 15 माह का चाहिए, यानी 15 माह बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15/12 ईयर, ठीक है, यानी टाइम कितना हो गया, 15/12 ईयर, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बटा 100। बस इसको पुटअप कर दीजिए। प्रिंसिपल कितना दिया, 6,000, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया, 12%, टाइम कितना दिया गया, 15/12, 15/12, 12 नीचे लिख देते, मल्टीप्लाई कितना आता है, 100 आता है, ठीक है। देखिए 00 से 00 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 15 का कितना हो जाएगा, 90, 90 एक जीरो, यानी 900 रुपया। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 1। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है निकिता ने 2 निवेश किए, वह एक निवेश को 10% अर्जित करती है और दूसरे पे वह 20% का हानि होता है, यानी एक पे 10% अर्जित, यानी 10% का प्रॉफिट होता है, ठीक है, 10% का प्रॉफिट। ये 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10, या 10% को 10% भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरे पे क्या होता है, 20% के हानि। यदि निवेश 2:3 के अनुपात में हुआ तो उनका लाभ या हानि निकालिए। जब भी ऐसे प्रश्न है तो आप क्या कीजिए, परसेंटेज के प्रश्न में रेशियो को
जीरो ऐड कर दीजिए। देखिए 2:3 है, 2:3 है। हमने क्या किया, इसमें अपने मन से एक जीरो ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि हमको इसको कैलकुलेशन करने में आसान हो। क्या करा है, 10% लाभ होता है, तो 20 का 10% निकालिएगा तो 20 का 10% कितना हो गया, 2 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। ये कितना हो जाएगा, 22, यानी 20 बदल के कितना में आ जाएगा, 22। 30 का क्या हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। 20% का अगर निकालिएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 रुपया का क्या होगा, लॉस होगा। यानी ये 30 से 6 घट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 24। अब दोनों को ऐड कीजिएगा। पहले मेरे पास कितना पैसा था, टोटल पैसा कितना था, 20 और 30 50, टोटल 50 रुपया था। अब वह संख्या कितना बदल गया, 4 2 6 और 46 रुपया में, यानी 50 रुपया बदल गया कितना में, 46 रुपया में। यानी कितना का लॉस हो रहा है, तो आप देखिएगा 4 रुपया का लॉस हो रहा है कितना में, 50 पे। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी 4 का लॉस 50 पे गुने 100। इसको सिंप्लीफाई सॉल्व किया, 5 दूना 10, यानी 4 दूना 8, यानी 8% का क्या होगा, लॉस होगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। या तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसी बात को हम यहाँ लिख सकते हैं, 50 से बदल रहा है कितना, 46। जब भी हम चेक करते हैं परसेंटेज, तो वो किस पे चेक करते हैं, 100 पे। यानी 50 को 100 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 4 दूना 8 1 9, 92। यानी 100 का सामान 92 में बेच रहे हैं, तो यह 8% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक स्कूल में एक कक्षा के दो वर्ग है। वर्ग ए में 30 छात्र और वर्ग बी में 20 छात्र हैं। ए में छात्रों का औसत प्राप्तांक 85 और बी में छात्रों का औसत प्राप्तांक 70 है। कक्षा के कुल औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। देखिए ए में कितना लाता है, 85%। तो अगर ए का बात किया जाए तो ए में टोटल स्टूडेंट है 30, इसका एवरेज कितना औसत प्राप्त करता है, 85%। 30 का अगर हम 85% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 30 का आप 85% निकाल सकते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है। यानी 85/10 भी लिख सकते हैं, या इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 से 15 के 5 हासिल 1, 8 3 24 1 25, यानी 8 3 24 1 25 आया, यानी 25.5। यानी ए का औसत, ए का टोटल प्राप्तांक निकल गया कितना, 25.5, ठीक है। अब हमको क्या करना है, बी का बात कर, औसत कितना आ रहा है, परसेंटेज वैल्यू थोड़ी जो कर रहा है, औसत आ रहा है। औसत को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो टोटल वैल्यू हमको प्राप्त हो जाता है। यानी 30 छात्र है, एक छात्र कितना ला रहा है, 85 अंक। टोटल 30 छात्र है तो टोटल अंक कितना लाएगा, 30 × 85। टोटल अंक कितना लाएगा, 30 × 85, यानी 0। 5 से 15 के 5 हासिल 1, 8 3 24 1 25, यानी 2550 अंक लाएगा। बी का बात करेंगे, बी में टोटल स्टूडेंट है 20, एक अब प्रत्येक स्टूडेंट 70 अंक ला रहा है, तो टोटल अंक कितना लाएगा, 7 दूना 14, यानी 1400 अंक लाएगा। यानी दोनों का जोड़ेंगे तो ए प्लस बी मिलके टोटल कितना अंक लाएगा, 0 5 5 4 9 2 1 3, यानी 3950 अंक लाएगा, ठीक है। जबकि टोटल स्टूडेंट कितना है ए प्लस बी में, इसमें 30 है, इसमें 20 है, यानी टोटल स्टूडेंट कितना है, 50। बस 50 से डिवाइड कर दीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से काटिए तो 7 × 5 = 35, 35 5 4 9 और 9 × 5 = 45, 79। यानी औसत प्राप्तांक कितना हो जाएगा, 79। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक स्कूल में छात्रों की संख्या में प्रत्येक एकांतर वर्ष में 20% की वृद्धि और कमी होती है। यानी एक 20% का फ्रैक्शन वैल्यू देखिए आप, 20 × 25 1 बटा 5। यानी एक साल अगर 20% बढ़ा तो अगला साल क्या होगा, 20% घट जाएगा, ठीक है। यह वर्ष 2015 में वृद्धि के साथ शुरू हुई और शुरुआत में छात्रों की संख्या 3000 था। 3000 स्टूडेंट कब था, 2015 में, ठीक है। और यह 15 में वृद्धि के साथ शुरू हुई, यानी स्टूडेंट का बढ़ता कब है, स्टार्टिंग में। यानी साल के शुरू में कोई भी वृद्धि या कमी होता है स्टूडेंट में। यानी स्टार्टिंग में 3000 था तो 20% का वृद्धि, यानी 5 में 1 का वृद्धि हो गई, यानी 6/5 हो गया 2015 में। अब क्या करा है, तो वर्ष 2017 में स्कूल में छात्रों में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी छात्रों की संख्या कितना वृद्धि हुआ, साथ में वृद्धि प्रतिशत भी ज्ञात करना। देखिए ये हो गया 2015 का बात कर रहे हैं, ठीक। फिर जाएंगे 16 में, फिर जाएंगे 17 में। तो देखिए
पहले 15 में जब 20% का वृद्धि हुआ तो 16 में क्या होगा, 20% का कमी, यानी 5 में एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4/5। फिर 17 में क्या होगा, 20% का वृद्धि यानी 6/5। बस इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर देना है। जब इसको काटिएगा, 5 से काटिएगा, 5 का 30, 6 यानी 600। 5 से काटिएगा तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 यानी 120 मरते। 5 से काटिएगा तो ये कितना चल रहा है, 5 दूना 10, 5 का 20, 24 मरते। 24 मल्टीप्लाई 6 4 के 24, 24 मल्टीप्लाई 6, 24 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। 24 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 576 होता है। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, 576 मल्टीप्लाई 6, 6 36, 7 42 और 3 45 यानी 5, और 6 25 30 और 3 34, 45 और 4 34 यानी 3456। ये कितना आ जाएगा, टोटल स्टूडेंट में वृद्धि, यानी 3456 केवल एक ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 1। अगर परसेंटेज का बात करना था तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज 3456 अंक ला रहा है, कितना में, टोटल स्टूडेंट 3456 हो रहा है, कितना पहले कितना था, 3000, टोटल स्टूडेंट 3000, बस मल्टीप्लाई 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 3 से इसको काटिएगा तो एक मरते, 3 एकम 3, अब जीरो यानी 15 दूना 15 या 45, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 15.25%, 15.25%। क्लियर, नहीं क्या पूछा, ये कैसे सॉल्व हो जाएगा, एक मिनट, क्वेश्चन में क्वेश्चन समझना है। क्या कर रहा है, तो छात्रों में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, पहले छात्र कितना था, 3000, वह बढ़ के कितना हो गया, 3456 हो गया, यानी कितना का वृद्धि हुआ, तो 456 का वृद्धि हुआ। अब परसेंटेज वैल्यू निकालना है, 456/3000 गुने 100 कर दीजिएगा, बस सिंप्लीफाई, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 30 से काटिएगा तो ये कर जाएगा 15, 152 मरते हैं, यानी बटा में 10 है तो यानी 15.2, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट, एक आदमी साइकिल से एक स्थान तक जाने और वहां से स्कूटर से वापस आने में 8 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, ठीक है। यदि वह दोनों की यात्रा साइकिल से करता है तो उसको 10 घंटे का समय लगता है। तो दोनों ओर यात्रा करने में समय, यानी स्कूटर से दोनों तरफ जाता है तो उसको कितना समय लगेगा, बस एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करा है, एक आदमी साइकिल से, मान लीजिए C4 साइकिल से जाता है और स्कूटर से वापस आता है, ठीक है। उसको टोटल समय कितना लगता है, 8 घंटा 30 मिनट, यानी 30 मिनट को कितना लिख सकते हैं, 1/2 घंटा, यानी 8 दूना 16, 16 1 17, यानी 17/2 घंटा लगता है, ठीक है। अब देखिए, अगर यदि वह दोनों साइकिल से ही तो करता है, यानी साइकिल से ही जाता है और साइकिल से वापस आता है, तो अब उसको कितना समय लगता है, 10 घंटा लगता है। यहाँ से देखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो 2C बराबर कितना आ जाएगा, 10, यानी 1C, यानी एक तरफ साइकिल से जाने में उसको कितना समय लगेगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा, 5 घंटा, यानी एक तरफ उसको साइकिल से जाने में 5 घंटा लग रहा है। अब यानी यहाँ अगर C का वैल्यू 5 रखेंगे तो यहाँ से S का वैल्यू निकल जाएगा, यानी 5 + S बराबर कितना लिख सकते हैं, 17/2, यानी S बराबर क्या लिख सकते हैं, 17/2 -5, यानी यहाँ सॉल्व कीजिएगा, 5 दूना 10, 17 में से 10 जाएगा तो यानी 7/2, यानी साइकिल से एक तरफ जाने में हमको कितना लगता है, 7/2 आवर, ठीक है। जबकि हम साइकिल से गए और साइकिल से वापस आ जाए, यानी 2S होना चाहिए, एक बार जाने में S और एक बार आने में S, यानी 2S का समय लगेगा, यानी एक बार S यानी 7/2 घंटा लग रहा है, तो यहाँ कितना लगेगा, 7/2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 7 घंटा, वापस आने जाने में साइकिल से 7 घंटा का समय लगेगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। इसको समझाने में समय लगता है, जबकि आप सॉल्व कीजिएगा तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, दिव्या ने 1 रुपए में 6 कैंडी खरीदा और 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितना कैंडी बेचना होगा। इंपॉर्टेंट वर्ड है कि 1 रुपया में जितना खरीदा है, 1 रुपया में, और बेचना भी कितना है, 1 रुपया में ही बेचना है, कितना, 1 रुपया में ही। तो देखिए, ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, तो 1 रुपया में कितना कैंडी खरीदा था, 6 कैंडी, हमको लाभ कितना कमाना है, 50%, 50% प्रॉफिट का मतलब 150/100। जब भी लाभ ज्यादा कमाना हो, सामान को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, यानी टोटल पहले सामान 6 कैंडी खरीदते थे, अब सामान कितना कम बेचना पड़ेगा, यानी कम वाला को ऊपर रखेंगे और ज्यादा वाला को नीचे रख देंगे।
बस इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर देना है। 3 से काटिया 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 से काटिया 5 दूना 10, 2 दूना 4, यानी 1 रुपए में उसको 4 कैंडी बेचने होंगे। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन 1। क्लियर है? चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।